हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्ण पांचाल मैथ्स बाई केपी सर में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.2 करेंगे। एक्सरसाइज 13.2 करने से पहले आपके इसमें कुछ इवेंट्स होंगे जो आपको समझने बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपका इस एक्सरसाइज में इवेंट आएगा इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओके बच्चों, इंडिपेंडेंट इवेंट्स में जब हम एक एक्सपेरिमेंट को बार बार करते हैं, आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट मतलब एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार करेंगे तो हर एक बार एवरी टाइम जो है वो हमारा आउटकम्स जो है वो अलग अलग होगा। जैसे अभी मान लिया मेरे पास में 13 प्लेइंग कार्ड्स हैं, 13 प्लेइंग कार्ड्स। ओके बच्चों, और वो किसके हैं? मान लिया स्पेड हैं। ठीक, अभी मैं यहां से क्या करता हूं, मैं 1 एस निकालता हूं, इसमें से मैं 1 क्वीन निकालता हूं और 1 किंग निकालता हूं। ठीक है बच्चों, और वो निकालता हूं विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब अगर मैंने 1 एस निकाला तो मुझे उसे वापस नहीं रखना उसमें। ठीक है, क्वीन निकाली तो मैं वापस नहीं रखूंगा, किंग निकाला है तो उसे वापस नहीं रखूंगा। इंडिपेंडेंट, अभी ये एस आया समझ में, इंडिपेंडेंट होगा। जब मैंने एक एस निकाल लिया, मान लिया हमारे पास 4 एस है उसमें से, लेकिन यहां पे मैंने स्पेड मेंशन किया हुआ ना, तो हम केवल 1 एस ही लेके चल सकते हैं। ठीक है, अब मैंने 1 एस निकाल लिया तो इसकी प्रॉपर्टी 1/13 बनेगी। क्यों? क्योंकि स्पेड का 1 एस होगा। इसके बाद में फिर क्वीन, देखो अपॉन में हमारे 12 कार्ड्स रहेंगे ना, क्योंकि इसमें बोला विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि जो कार्ड आपने ड्रॉन कर लिया वो आपको वापस नहीं रखना। तो अब जब आप 1 एस निकाल लोगे, एन एस निकाल लोगे, तो उसके बाद में नंबर ऑफ कार्ड्स कितने रह गए? स्पेड कार्ड्स 12 रह गए। अब जो नेक्स्ट कार्ड निकलेगा, 1 क्वीन निकलेगी, वो 12 में से निकलेगी। इसी तरीके से जब हमने क्वीन निकाली तो उसे वापस नहीं रखना। अब हमने 2 कार्ड ड्रॉ कर लिए। अब किंग कितने में से निकलेंगे? 11 में से 1 किंग। ओके बच्चों, तो ये हमारे जो इवेंट्स हैं ये हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाएंगे। ये तो हो गया लैंग्वेज में। अगर आपको इंडिपेंडेंट समझना है तो आपके 2 इवेंट होंगे, जैसे पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। यदि ए इवेंट की प्रॉपर्टी और बी इवेंट की प्रॉपर्टी की मल्टीप्लाई उनके इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी के इक्वल आ जाए तो वो इवेंट्स हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, ये तो 2 इवेंट का होगा। ऐसे हमारा 3 इवेंट का भी तो हो सकता है, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। जैसे अभी मैंने यहां पे एक इवेंट ये, एक इवेंट ये और एक इवेंट ये लिए, 3 इवेंट लिए, तो इन तीनों की जो प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लाई होगी वो इक्वल होगी पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के इक्वल होगी। तो यहां पे 2 इवेंट इंडिपेंडेंट है और यहां पे हमारे 3 इवेंट इंडिपेंडेंट है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में हमारे आते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स। डिपेंडेंट इवेंट्स में एक आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट में हम उसे कितनी बार भी करें एक ही आउटकम आएगा हर बार। जैसे मेरे पास में एक 2 हेडेड कॉइन है, अगर मैं उसे कितनी बार भी उछालूं तो हर एक बार हेड ही आएगा, क्योंकि उसके दोनों फेस पे कितना है? हेड ही तो बना हुआ है। तो कितनी बार भी उछालो हेड टेल तो आएगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे केस को हम क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट। और लैंग्वेज में इसका सीधा सा तरीका है, इंडिपेंडेंट का अपोजिट डिपेंडेंट, मींस पी ए इंटू पी बी नॉट इक्वल होगा पी ए इंटरसेक्शन बी के। तो ये कैसे बनेंगे हमारे डिपेंडेंट इवेंट्स? ठीक है बच्चों,
अब इसके बाद में हमारा एक इवेंट आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ओके बच्चों। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है, जब हमें दो इवेंट दे रखे हैं ए और बी, ए और बी, इन दोनों में आपका कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। ए और बी आपके दो इवेंट्स ऐसे हैं जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। मींस ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, 5 के। जब 5 होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, पी इंटरसेक्शन बी इक्वल 0 बनेगा। यदि किसी भी दो या दो से ज्यादा इवेंट्स की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 आ जाती है तो हम उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में कुछ फार्मूले होते हैं, वो भी एक्सरसाइज से पहले समझने की कोशिश करना। पी ए यूनियन बी, मैंने 13.1 एक्सरसाइज में भी बताया था, पी ए पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये होता कैसे है, हमने 11th क्लास में पढ़ा है, पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू होता है पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। इस फार्मूले के बिहाफ पे आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में हमारा एक वर्ड आता है बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, पी नाइदर ए नॉर बी। इसका दूसरा स्टेटमेंट, पी नॉट ए एंड नॉट बी, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये सभी इसके सिंबल्स हैं। ओके बच्चों। तो अब इसका जो फार्मूला बनता है वो बनता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी। ठीक है बच्चों। अगर हम इसे वेन डायग्राम से समझने लगे, ये हमारा यूनिवर्सल सेट होता है, लेकिन यहां पे प्रोबेबिलिटी में पढ़ेंगे तो इसको सैंपल स्पेस मान के चलेंगे पूरा का पूरा। एक हमारा ए केस बना और ये हमारा बी केस बना, ए केस और बी केस। इसका कहता है ये, इसका कहने का मतलब ये है कि वो ना तो ए का हिस्सा है और ना ही बी का हिस्सा है, मतलब ना तो वो इस ए का हिस्सा है और ना ही वो बी का हिस्सा है। ठीक है। अब वो हिस्सा किसका है, इस पूरे वेन डायग्राम में जब हम बनाते हैं तो सैंपल स्पेस की जो प्रोबेबिलिटी है होती है 1 होती है। ठीक है। और ये जो अगर मैं इन दोनों को इकट्ठा करने लगूं तो ये हमारा कहलाता है ए यूनियन बी। क्या कहलाता है बच्चों, ए यूनियन बी। अब यहां पे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी, इसका फार्मूला बन जाता है। ठीक है। और इसे और थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें, पी नोट ए का फार्मूला होता है 1 माइनस पी ए। आप 10th से पढ़ते हुए आए हो, 10th 11 दोनों में पढ़ चुके हो। पी नोट बी का मतलब है 1 माइनस पी बी। इसका एक और फार्मूला बनेगा, अगर मैं इन दोनों की इंटू कर दूं तो 1 माइनस पी ए इंटू 1 माइनस पी बी। इस कैलकुलेशन से भी हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब हम इंट्रोडक्शन के बाद में एक्सरसाइज 13.12 करेंगे। 13.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमें गिवन है इफ पी ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी 3/5, बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/5। हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और कंडीशन मेंशन की हुई है इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है बच्चों। अभी मैंने आपको इंट्रो में बताया कि जब हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होती है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू पी बी होती है। ठीक है बच्चों। अब जब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल हुई, पी ए इंटू पी बी के। पी ए क्वेश्चन में ऑलरेडी हमारे पास है 3/5,
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी गिवन है 1 डिवाइड बाई 5, सोल्व करोगे 3/25। ठीक है बच्चों, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में कैलकुलेशन करनी इजी होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर हमें इंडिपेंडेंट इवेंट दे रखे हैं तो इंटरसेक्शन भी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। 52 पत्तों की गड्डी में से, ठीक है बच्चों, हमें 2 कार्ड्स निकालने हैं। 2 कार्ड्स कैसे निकालेंगे, और वो भी बोला विदाउट रिप्लेसमेंट, तो हम दोनों एक साथ नहीं निकाल सकते, पहले एक निकालेंगे फिर दूसरा निकालेंगे, तो ये टोटल मिला के 2 होंगे इस तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद बोला इसने फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। ये जो दोनों कार्ड निकलेंगे ये कैसे निकलेंगे, ब्लैक में से कोई एक निकलेंगे। ठीक है, मैंने आपको 13.1 में कार्ड्स की जानकारी दी थी। हमारे टोटल 52 कार्ड्स में से 2 कलर के कार्ड होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड होंगे। ठीक है बच्चों, अब 26 ब्लैक कार्ड, अब इन ब्लैक कार्ड्स में से कोई भी एक निकल सकता है। मेरे पास 26 कार्ड हैं और मैंने आपको बोला कि आप इनमें से एक ब्लैक कार्ड निकालो, तो 26 में से कोई भी एक निकाल सकते हो। और टोटल हमने 10 से बढ़ते हुए आए हैं, 9 से बढ़ते हुए आए हैं। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल और अपॉन में नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस। तो फेवरेबल मतलब 26 में से कोई एक निकलेगा, ठीक है, और टोटल 52 में से निकलेगा। जब हमने एक ब्लैक कार्ड निकाल लिया तो ब्लैक कार्ड्स कितने बचे उसमें 25 और बाकी कार्ड्स कितने बचे 51, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट बोला ना, हम उसे वापस तो रखेंगे नहीं। तो दूसरा ब्लैक कार्ड कितने में से निकलेगा, 25 में से एक निकलेगा और टोटल 51 में से कोई एक निकलेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड ब्लैक कार्ड क्या बनेगी हमारी 25/51। दोनों, जब हमने पहला ब्लैक कार्ड निकाला उसका दूसरे से तो कोई रोल नहीं है, तो वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये कैसा केस बनेगा, इंडिपेंडेंट इवेंट। तो उसके बेस पे हम इनकी इंटू कर देंगे। कैसे, देयर आर 26 ब्लैक कार्ड्स। कितने कार्ड्स होते हैं हमारे, 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं इन ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ब्लैक कार्ड, पहले ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये होगी 26 डिवाइड बाई 52, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड ब्लैक कार्ड, या पे भी कार्ड लिख सकते हो, ब्लैक कार्ड विदाउट रिप्लेसमेंट में नंबर हमारे कम होते जाते हैं। अब 25 ब्लैक कार्ड्स बचे और टोटल कितने बचे 51 बचे। ठीक है बच्चों, अब दोनों ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी, बोथ ब्लैक कार्ड्स, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 इंटू 25/51, तो 25/102 ये इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, ए बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सेलेक्टेड ऑरेंज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, इसमें बोला कि एक बॉक्स है संतरों का और उसको इंस्पेक्टेड करना है किस तरीके से, रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंज और ड्रोन 3 अलग अलग, 3 रैंडमली बोला, 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंज ड्रोन विदाउट रिप्लेसमेंट। अभी मेरे पास में एक बॉक्स है, इसमें मेरे पास में इस तरीके से 15 संतरे रखे हुए हैं, 15 ऑरेंज है। ठीक है, अभी इस बॉक्स को एग्जामिन करना है। क्या करना है, बॉक्स को एग्जामिन, आप ही एग्जामिन कर रहे हो मान लिया। तो ये मेरा बॉक्स बिक्री के लिए जा भी सकता है, सेल के लिए, और ये रिजेक्ट भी हो सकता है। ठीक है बच्चों,
अब ये बिक्री के लिए कब जाएगा? जब इसमें से 3 अच्छे संतरे निकले होंगे, 3 गुड ऑरेंजेस निकले होंगे, और अगर एक भी खराब निकल जाता है तो ये किस कैटेगरी में चला जाएगा? सिलेक्टेड कैटेगरी में। आप अगर इसको इंस्पेक्टेड कर रहे हो तो आप 3 रैंडमली ऑरेंजेस निकालते हो और 1 आफ्टर 1, मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट। आपने पहला अच्छा संतरा निकाला, क्योंकि इसने क्वेश्चन में बोला ना कि बॉक्स विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल, बिक्री के लिए अप्रूव्ड हो गया, तो आपने जो इसको इंस्पेक्टेड किया होगा, आपने कोई भी 3 गुड ऑरेंज निकाल के किया होगा ना, वरना तो रिजेक्ट हो जाता। अभी जब विदाउट रिप्लेसमेंट तो 1 बाई 1 निकाले होंगे आपने। पहला जो संतरा है आपके पास, अब देखो ध्यान से, 12 अच्छे संतरे हैं, तो 12 में से कोई एक निकला होगा, और टोटल 12 और प्लस 3 15 ऑरेंजेस हैं, तो टोटल 15 में से निकला होगा। आपने जो ऑरेंज निकाल दिया वो उसको यहां रख लिया। अब इस बॉक्स में कितने ऑरेंज बचे? 11 तो गुड बचे और 14 रिमेन्स बचे। अब मैं इसमें से, फिर आप इसमें से सेकंड ऑरेंज निकालते हो, तो सेकंड गुड ऑरेंज तो 11 में से कोई निकलेगा, और रिमेन्स कितने थे? 14 में से कोई, तो ये दूसरा संतरा निकल गया, ऑरेंज निकल गया। अब इसी तरह तीसरा, यहाँ पे 10 रह गए और रिमेन्स कितने? टोटल 13 रह गए, तो थर्ड की प्रॉपर्टी क्या आएगी? 10 बाई 13। ठीक है बच्चों। अब इसे लिखने का तरीका, ये तो खाली एक समझाना था, प्रैक्टिकली वर्क था। अब यहां पे टोटल ऑरेंज इन ए बॉक्स, हमारे पास 12 गुड ऑरेंज है और 3 बैड वंस है। ओके बच्चों, तो टोटल कितने बन गए? 15। तो पी ब्रैकेट फर्स्ट गुड ऑरेंज, पहले अच्छे संतरे की प्रॉपर्टी क्या बनेगी? 12 बाई 15, 3/5, 3 से 4/5। ओके बच्चों। प्रोबेबिलिटी सेकंड गुड ऑरेंज की 11 बाई 14, और प्रोबेबिलिटी थर्ड गुड ऑरेंज की ये बनेगी 10 बाई 13। ठीक है। अभी यहां पे बोला कि बॉक्स जो है अप्रूव हो जाता है सेल के लिए, तो पी ब्रैकेट बॉक्स अप्रूव्ड फॉर सेल, तो सेल के लिए कब होगा? जब पहला ये संतरा निकला, दूसरा ये केस और तीसरा ये केस, मतलब 4/5 इंटू 11/14 इंटू 10 बाई 13। ठीक है बच्चों। अब इसको सोल्व कर लो। 4 से 5 से 10 कैंसल आउट हो गया, 2 से 14 कैंसल आउट हो गया, 7। इनको सोल्व करो, 4 इंटू 11 44 अपॉन में 91, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है ए फेयर कॉइन एंड एन अनबाइज्ड डाई आर टॉस्ड, लेट कैपिटल ए बी द इवेंट हेड appears on the coin and B be the event 3 on the die। ठीक है बच्चों। सबसे पहले मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में बताया था हमें सैंपल स्पेस लिखने आने चाहिए। इसने क्वेश्चन में बोला कि एक सिक्का उछाला जाता है और एक डाई टॉस की जाती है, दोनों एक साथ इवेंट काम होते हैं, एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक है। तो उसके बेस पे हम सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखेंगे। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का, तो हमारी जो सैंपल स्पेस है, लिखने का तरीका मैं आसान कर देता हूं थोड़ा सा। कल मैंने लास्ट क्लास में भी आपको समझाया था। पहले कॉइन बोला, कॉइन के इवेंट हमारे हेड और टेल आएंगे। ठीक है बच्चों। इनकी मल्टीप्लाई कर दो डाई के नंबरों से। डाई में हमारे नंबर 1 2 3 4 5 और 6 आएंगे। ठीक है। तो हमारे जो सैंपल स्पेस है वो क्या बनेंगे? H, 1 H, 2 H, 3 H, 4 H, 5 H, 6। इसी तरीके से T, 1 T, 2 T, 3 T, 4
t,5 t,6। ठीक है बच्चों। अभी यहाँ पे मुझे दो इवेंट भी मेंशन किए हुए हैं। ए बी द इवेंट हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। तो हमारे ए के केस क्या बनेंगे, क्वेश्चन में फिर दोबारा देखो, हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। तो इस पूरी की पूरी लाइन में सिक्के पे हेड आया हुआ है, H,1, H2, H3, H4, H5 और H6। ठीक है बच्चों। अब इस इवेंट की साथ प्रोबेबिलिटी भी निकालो, लेकिन यहां पे प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका चेंज हो जाएगा। क्यों? जब हमें दोनों वस्तु अलग अलग दे रखी है, दोनों चीजें अलग अलग दे रखी है, एक सिक्का है और एक डाई है, तो हम उनका सैंपल स्पेस के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी नहीं निकालेंगे। ठीक है, अब वो निकालेंगे कैसे, देखो जैसे ये हेड है, एच है हमारा, तो हेड तो एक सिक्के का फेस है, सिक्के पे दो फेस होते हैं, तो हेड की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/2 बनेगी, इनटू ये 1 डाई का नंबर है, डाई पे 6 फेस होते हैं, तो 1 आने की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो 1/6 बनेगी, प्लस अब देखो पॉसिबिलिटी तो ये केस भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो हम इन सब की प्रोबेबिलिटी कैसे करेंगे, एडिशन करके करेंगे, प्लस लगा के करेंगे। हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 1/6, सभी केस में यही प्रोबेबिलिटी बनेगी, 6 टाइम्स। ओके बच्चों, अब सेम नंबर 6 टाइम्स आया, तो 6 मल्टीप्लाई 1/12, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनी 1/2। ओके बच्चों, अभी हम बी केस लेके चलेंगे। बी इवेंट भी तो हमें गिवन है, बी इवेंट हमें दिया हुआ है 3 ऑन द डाई, डाई पे 3 होना चाहिए। देखो ध्यान से, डाई पे 3 इस नंबर में है और इस नंबर में है, और किसी पे तो नहीं है, तो हमारे जो इसके केस बनेंगे H,3 और T,3 बनेंगे। आप इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालो, बी की प्रोबेबिलिटी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। ओके बच्चों, प्लस टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। इनको सोल्व करेंगे तो 2 इंटू 1/12 आएगा, 2 टाइम्स है केस, तो ये बन गया 1/6। इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए हमें इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी निकालनी पड़ती है, तो अब यहां पे ए इंटरसेक्शन बी निकालो। अब ध्यान से देखो, ये ए केस है हमारा और ये बी केस है, इन दोनों में जो है ये एलिमेंट कॉमन है, ये केस कॉमन है ना। तो अब यहां हमारा जो केस बनेगा वो बनेगा H,3। अब इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालेंगे, इस केस की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, तो ये बनेगी हेड की 1/2 और 3 की 1/6, 1/2 इंटू 1/6, तो ये हो गया 1/12। ओके बच्चों, इसने बोला कि वेदर आपको चेक करना है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं या नहीं है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए मैंने आपको बताया कि पीए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होनी चाहिए। तो उसके आधार पर हम इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले आप पी ए इंटू पी बी निकाल लो, पी ए इंटू पी बी। ओके बच्चों, पी ए कितना है हमारा, ए की प्रोबेबिलिटी कितनी आई 1/2, बी की प्रोबेबिलिटी आई 1/6, तो ये 1/12 हो गया। अभी हमने ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी भी 1/12 निकाली और इन दोनों की प्रोबेबिलिटी भी किसके इक्वल आई 1/12 के, दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो रीजन क्या देंगे हम, सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट हमने कर ली, इक्वल है किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। तो देयरफॉर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा ये। तो किसी भी क्वेश्चन को इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए क्या करते हैं, दोनों इवेंट की सिंगल की प्रोबेबिलिटी निकालो, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालो, सिंगल इवेंट की प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लाई करो, वो इंटरसेक्शन के इक्वल आ जाएगी, तो वो हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 के लिए इसे रब कर देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 में ए डाई मार्क्ड 1 2 3 इन रेड एंड 4 5 6 इन ग्रीन। अब हमारे पास एक डाई ऐसी है कि उस पे 2 कलर का यूज हुआ है, उसके 3 फेस पे रेड कलर किया हुआ है और 3 फेस पे ग्रीन कलर किया हुआ है। जो रेड कलर है उस पे जो हमारे नंबर्स लिखे हुए हैं वो 1 2 3 लिखे हुए हैं, और जो ग्रीन पे है वो 4 5 6 लिखे हुए हैं। ठीक है, टोटल फेस तो 6 ही बनेंगे, 6 केस बनते हैं हमारे। ठीक है, तो हमारे जो सैंपल स्पेस है वो हम कैसे लिख सकते हैं, देखो आप वहां पे उसके साथ कलर भी मेंशन कर दो। 1 रेड कलर से लिखा हुआ है, 2 भी रेड कलर से लिखा हुआ है, 3 भी रेड कलर से लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब 4 ग्रीन से लिखा हुआ है, 5 भी ग्रीन से लिखा हुआ है और 6 भी ग्रीन से लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारे जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है वो हमारे फिर भी 6 बने। अब आगे कहता है ये लेट ए बी द इवेंट द नंबर इज इवन। अब ए केस में उसने क्या बोला कि जो नंबर है वो इवन है। अब इवन कौन सा होगा, 2 रेड जो रेड कलर से लिखा है, 4 ग्रीन से लिखा है और 6 भी ग्रीन से लिखा है। ठीक है बच्चों, अब इसी तरीके से बी इवेंट हमें क्या बोला, बी बी द इवेंट द नंबर इज रेड। बी केस में हमें कौन से नंबर लेने हैं, जो रेड कलर से लिखे हुए हैं, तो रेड कलर से 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है और 3 लिखा हुआ है। फिर आगे कहता है आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट। हमें बताना है कि क्या ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट के लिए हमें इंटरसेक्शन भी निकालना पड़ेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी, अभी ध्यान से देखो 2 आर ए इवेंट में भी है और 2 आर बी इवेंट में भी है, तो ये हमारा इंटरसेक्शन बनेगा। ठीक है, अब ए की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, देखो ए की कितने इवेंट है, 1 2 3, टोटल कितने केस है हमारे 6, तो 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या बनेगी हमारी, 3/6, बी के केस भी 3 है, 3 तो 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारी, क्योंकि ए केस है तो 1/4 बनेगी। इंडिपेंडेंट के लिए आप ए और बी दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लाई कर दो। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी थी हमारी, 1/2, बी की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 इक्वल 1/4 हो गया। अब ये प्रोबेबिलिटी और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दोनों आपस में इक्वल होगी, तो रीजन दे दो, सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन बी, तो देयरफॉर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 7 8 और 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन 6 में हमें गिवन है E एंड F बी द इवेंट्स। हमारे कोई भी 2 इवेंट्स है E और F विद PE, E इवेंट की प्रोबेबिलिटी 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ F इवेंट 3/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू 1/5। ओके बच्चों, इसने पूछा कि आर E एंड F इंडिपेंडेंट, क्या E और F इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट का तो एक आसान सा तरीका है, सिंगल इवेंट की प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लाई कर दो और वो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के इक्वल आएगी तो वो इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज नहीं है। तो सबसे पहले हम यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E हमारी 3/5 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ F 3/10 है, इनकी इंटू करी हमने 9/50। अब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी तो 1/5 है और इन दोनों की प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लाई 9/10 आई, तो रीजन क्या होगा हमारा, PE इंटू PF नॉट इक्वल PE इंटरसेक्शन F, तो देयरफॉर E एंड F आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। एक और टॉपिक मैं यही क्लियर कर देता हूं,
जब वो इंडिपेंडेंट नहीं होते तो दे आर डिपेंडेंट होते हैं। तो वो कैसे इवेंट्स होते हैं हमारे? डिपेंडेंट इवेंट्स। ओके बच्चों, तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दो इवेंट्स ए और बी गिवन है, और किस तरह से है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारी जो है वो 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 3/5 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है हमारी वो पी है। ठीक है बच्चों, अब हमें पी की वैल्यू निकलवाई है, और वे इवेंट्स हमारे पहले केस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और दूसरे केस में इंडिपेंडेंट है। तो दोनों केस में पी की वैल्यू क्या क्या होगी। ठीक है, अब हमें फार्मूला पता है ए और बी ए और यूनियन के आधार पे, पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। ओके बच्चों, पी ए 1/2, पी बी पी ए यूनियन बी 3/5 और पी ए इंटरसेक्शन बी को एडिटिव लिख दो। अब इसकी अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो पी की वैल्यू हमारी बनेगी 3/5 माइनस 1/2 प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। आप इसको केस नंबर 1 मान लो। अब हमारे पास दो केस हैं। पहले केस में वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, सिंस ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ओके बच्चों, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में इंट्रो में बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 बनेगी। ठीक है, अब जब 0 बनेगी तो ये प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन की यहां पे पुटअप कर दो। तो हमारा जो केस बनेगा फर्स्ट केस से वो क्या बनेगा? P इज इक्वल टू 3/5 माइनस 1/2 प्लस 0। अब इसको कैलकुलेट करो, 0 को खत्म कर दो, 10 एलसीएम आया, यहाँ पे 6 माइनस 5, तो ये बन गया 1/10। तो जब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे तो P की वैल्यू 1/10 होगी। सेकेंड केस में वो हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। कैसे इवेंट है? इंडिपेंडेंट में इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो पी ए इंटू पी बी होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है हमारी? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारी पी है, तो ये p/2 हो गया। ये पी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू फिर इस केस में पुटअप कर दो। यहां पे जब फर्स्ट में पुटअप करेंगे तो पी हमारा बनेगा 3/5 माइनस 1/2 और प्लस में p/2। ठीक है बच्चों, p की नंबर से एक तरफ लेके आओ, p माइनस p/2 इज इक्वल टू, इनका एलसीएम लेंगे 10, 6 माइनस 5, ये 1/10 हो गया। इनको सोल्व करेंगे तो ये p/2 बना इज इक्वल टू 1/10, 2 से 10 डिवाइड हो गया 5, तो p की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। तो जब वो इंडिपेंडेंट होंगे तो p की वैल्यू 1/2 होगी। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, लेट ए एंड बी बी द इंडिपेंडेंट इवेंट्स। हमें ऑलरेडी इसने पहले यहां पे लिखा हुआ है कि ए और बी हमारे दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट, और हमें फाइंड करना है पी ए इंटरसेक्शन बी और पी ए यूनियन बी। हमें पता है जब इंडिपेंडेंस होते हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है पी इंटू पी बी। तो जब आप ए इंटरसेक्शन बी की प्रॉपर्टी निकालोगे तो रीजन आपको देना है। रीजन आसान सा तरीका होता है लिखने का, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो देयरफॉर जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बनेगी वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बनेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी हमारी इस केस में नंबर 8 में 0.3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.4, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.12, ये इसका आंसर हो गया। सेकेंड केस में इसने फाइंड आउट करवाया पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए हमारा 0.3 है, पी बी हमारा 0.4 है, माइनस 0.12, तो इसे सोल्व करेंगे तो 0.58। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया।
क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ है कि इफ ए एंड बी आर इवेंट्स, ए और बी हमारे दो इवेंट्स है, सच दैट पी इक्वल 1/4, ए की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारी 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी 1/8 है। यहां पे क्वेश्चन में बोला है इसने फाइंड पी नोट ए एंड नोट बी। आपको मैंने इंट्रोडक्शन में फार्मूला बताया था, नोट ए एंड नोट बी। अगर इसे सिंबल्स में लिखना है तो पी ए डैश एंड, एंड के लिए हमेशा इंटरसेक्शन यूज होगा, और के लिए यूनियन होगा। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसका फार्मूला बनेगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी। एक आपको आसान सी ट्रिक बताता हूं, जब दोनों के साथ नोट आ जाए, जब दोनों के साथ नोट लगा हुआ है, अगर यहाँ इंटरसेक्शन है तो 1 में से पी ए यूनियन बी की प्रॉपर्टी को माइनस कर दो, और अगर यहाँ पे यूनियन लगा हुआ है तो 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, मतलब अपोजिट साइन लेके यस वाली प्रॉपर्टी माइनस कर दो, इज इक्वल टू 1 माइनस, ठीक है। अब देखो पी ए यूनियन बी मेरे पास तो नहीं है, तो पी ए यूनियन बी का फार्मूला तो अभी हमें पता है, पहले क्वेश्चन में हमने पहले यूज किया है। तो ए यूनियन बी क्या बनेगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन पी, ठीक है बच्चों। तो 1 माइनस पी ए की प्रॉपर्टी हमारी कितनी है, 1/4 प्लस पीबी की प्रॉपर्टी 1/2 और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी 1/8। तो 1 माइनस पूरे नंबर का एलसीएम एक साथ ले लो, 8 आएगा, यहां 8 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 1, सोल्व करेंगे 6 माइनस 1 5, 8 माइनस 5 3, तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, 3/8। तो नोट की प्रॉपर्टी दोनों के इवेंट की कैसे निकालेंगे, समझ में आ गई, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें बोला है इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट, हमें दो इवेंट गिवन है ए और बी, और वो इस प्रकार से है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 7/12, पी नोट ए एंड नोट बी की प्रोबेबिलिटी 1/4, स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। आपको ये लिखना है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन, हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 7/12, ओके बच्चों, और P नोट ए का मैंने सिंबल बताया था ए डैश, एंड इंटरसेक्शन नोट बी का मतलब बी डैश इज इक्वल टू 1/4, ठीक है बच्चों। अब इसका फार्मूला भी मैंने आपको बताया था, 1 माइनस पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1/4, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद यहां से पी ए यूनियन बी की वैल्यू निकालो, पी ए यूनियन बी जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू पी ए यूनियन बी, सोल्व करेंगे 3/4 इज इक्वल टू पी ए यूनियन बी, ओके बच्चों। लेकिन हमें इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी चाहिए, पी ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके बेस पे निकलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्वेश्चन में हमें गिवन है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 7/12 माइनस 3/4, एलसीएम लेंगे 12 एलसीएम आएगा, 6 प्लस 7 माइनस 9, 13 माइनस 9 4/12, तो ये कितना आया 1/3, ठीक है बच्चों। लेकिन हमें तो इंडिपेंडेंट बताना है, तो पी ए इंटू पी बी,
इज इक्वल टू 1/2 इंटू 7/12, मल्टीप्लाई करेंगे 7/24। ये प्रोबेबिलिटी और ये प्रोबेबिलिटी दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए ये केस हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं बनेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पी ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, चेंज का साइन, तो देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सभी को समझ में आ गया बच्चों? नंबर 11 का सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन समझ लो। गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी, हमें पहले से ही उसने बता दिया कि दोनों जो इवेंट्स हैं वो हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, सच दैट उनकी हमें प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है, पी ए इक्वल 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.6, और हमें ये वैल्यूज निकालनी है। 4 पार्ट्स है यहाँ पे। तो सबसे पहले जहां से हमें क्वेश्चन बोला है उसने टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी, तो यहीं से आप शुरू करो। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओके बच्चों, इंडिपेंडेंट इवेंट्स में हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होती है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होती है। ए इवेंट की हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.3 है इंटू बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 0.18 आएगी। ठीक है बच्चों, इसने फर्स्ट पार्ट में पूछा है पी ए एंड बी, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकल गई। ओके बच्चों, दूसरे पार्ट में इसने बोला, सेकंड पार्ट में पी ए एंड, जब भी एंड आता है तो आप वहां पे इंटरसेक्शन यूज करोगे, नोट बी, नोट का मतलब उसके ऊपर डैश लगा दोगे। अब आपको इसका एक आसान सा तरीका बताता हूं। देखो, एक जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी तो यस में है और दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी नोट में है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यस वाली प्रोबेबिलिटी में से इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देते हैं। ओके बच्चों, यस वाली प्रोबेबिलिटी में से इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है हमारी प्रोबेबिलिटी 0.3 माइनस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अभी हमने निकाली 0.18, इसको सोल्व करेंगे तो 0.12 बनेगा, ये इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, थर्ड पार्ट में बोला पी ए और बी, और का मतलब होता है यूनियन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, फार्मूला हमने बहुत बार पढ़ चुके हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.6 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.12, ये 0.9। अच्छा, कैलकुलेशन में आप लोगों को अगर कभी प्रॉब्लम होती है, किसी की कैलकुलेशन कमजोर है, तो आप 0.9 में से सोचोगे कि 12 कैसे माइनस करें। पॉइंटों के बाद में आप इक्वल नंबर्स बना लो, तो एक जीरो लगा लो लास्ट में। अब ये 0.90 और 0.12 हो गया, तो अब तो आसानी से माइनस हो सकता है 0.78, ये इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, इसका फोर्थ पार्ट में बोला है इसने पी नाइदर ए और नोर बी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था नाइदर ए नोर बी का मतलब भी नोट ए एंड नोट बी होता है। ठीक है बच्चों, नोट ए एंड नोट बी, इसका फार्मूला क्या बनेगा, 1 माइनस पी। मैंने बताया था जब दोनों के ऊपर नोट है, यहां इंटरसेक्शन है तो यूनियन को माइनस कर दो, और यूनियन है तो इंटरसेक्शन को माइनस कर दो, तो पी ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी की वैल्यू अभी हमने निकाली 0.78। ओके बच्चों, अब 1 में से 0.78 को कैसे माइनस करोगे, तो 1 को हम 1.00 लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर है और यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो 78 माइनस करेंगे तो 0.22 आ जाएगा, और ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है बच्चों, नंबर 12, ए डाई इज टॉस्ड थ्राइस। एक डाई हमने 3 बार थ्रो करी। ओके बच्चों,
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर एट लीस्ट वंस। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कम से कम एक बार ओड नंबर आया। जब हम एक डाई को 3 बार थ्रो करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो है वो 216 बनेंगे। अब 216 में हम काउंट करने लगे कि कौन कौन से इवेंट में हमारा कम से कम एक और नंबर आया तो बहुत टाइम लगेगा, तो ये तो प्रॉब्लम वाली बात है। तो हम क्या करते हैं, एटलीस्ट वंस की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, उसका एक और प्रोसेस होता है। कैसे, अगर आपको कभी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन, जो भी इवेंट दे रखा है वो लिखो, एटलीस्ट वन, सॉरी एटलीस्ट एन ओड नंबर बोला है, तो इसका मतलब है कि आप वन में से प्रोबेबिलिटी ऑफ, ओड नंबर बोला ना, तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर ऑन 3 टॉसेस, जो भी हमारे 3 टॉस पे इवन नंबर्स आएंगे उनकी प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर दो। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी पड़ेगी, इवन नंबर की, और वो भी किसके, 3 टॉसेस के। पहले प्रोबेबिलिटी इवन नंबर ऑन फर्स्ट टॉस 1/2 बनेगी। कैसे, इवन नंबर हमारे डाई पे कौन कौन से होंगे, 2 4 6, सैंपल स्पेस हमारे 1 2 3 4 5 6, तो इवन नंबर हमारे 3 हुए, ठीक है। तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 3/6 बनेगी, मतलब 1/2। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर ऑन सेकंड टॉस, वो भी 1/2 बनेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड, 3 बार टॉस किया ना हमने थ्राइस, वो भी 1/2 बनेगी। तो प्रोबेबिलिटी इवन नंबर की ऑन 3 टॉसेस, ऑन 3 टॉसेस इक्वल 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, कितना आया, 1/8। अभी हमें इसकी जब प्रॉपर्टी निकालनी है तो मैंने फार्मूला लिखा, 1 माइनस इवन नंबर ऑन 3 टॉसेस, इवन नंबर ऑन 3 टॉसेस हमने निकाला अभी, तो 1 माइनस 1/8, सोल्व करेंगे तो 7/8, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13, 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम, रैंडमली 2 बॉल निकाली जाती है विद रिप्लेसमेंट, जो हमने निकाली उसे वापस भी रख सकते हैं। ओके बच्चों, फ्रॉम ए बॉक्स, एक बॉक्स में से कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल्स, उस बॉक्स में 10 ब्लैक बॉल्स है और 8 रेड बॉल्स है, ठीक है। तो टोटल बॉल्स कितनी होगी, 18 बॉल्स होगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, 3 क्वेश्चन पूछे हमसे, बोथ बॉल्स आर रेड। 1 बाय 1 करेंगे, तो पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर देंगे, उससे पहले टोटल बॉल्स कितनी है बॉक्स में, टोटल बॉल्स इन ए बॉक्स इक्वल 10 ब्लैक प्लस 8 रेड, तो टोटल कितनी बॉल्स होगी, 18। ओके बच्चों, अभी यहां पे एक सिंगल लेटर से उनको मेंशन कर दो, क्योंकि दोनों में से कोई सी बॉल निकल सकती है ना। तो ड्रॉन बॉल इज रेड, पहले ब्लैक है तो ब्लैक ही ले लो, और बी सच दैट ड्रॉन बॉल इज रेड। ओके बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यदि निकाली गई बॉल ब्लैक है तो ब्लैक हमारे पास कितनी है, 10 में से कोई एक निकलेगी, और टोटल 18 में से कोई एक, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 5/9 होगी। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में क्या बोला, ड्रॉन बॉल इज रेड, रेड हमारे पास 8 बॉल्स है और टोटल कितनी बॉल्स है, 18, ठीक है बच्चों, तो 4/9 हो गया। ठीक, अभी हमसे फर्स्ट पार्ट पूछा है इसने, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला इसने, बोथ बॉल्स आर रेड, तो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है बोथ बॉल्स आर रेड की। देखो पहली बॉल भी रेड निकली और दूसरी बॉल भी रेड निकली, तो पहली रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमारी, 4/9 इंटू वो बॉल जो हमने निकाली थी फिर वापस रख दी, उसमें फिर भी 9 बॉल रही,
फिर एक रेड बॉल निकली, तो रेड बॉल तो फिर भी 4 ही रही, 8 ही रही हमारे पास में, 8 और 18 रही टोटल, तो फिर इसकी प्रॉपर्टी 4/9 बनेगी। तो दोनों रेड बॉल आने की प्रॉपर्टी 16/81 बनेगी। इसी तरीके से वो पूछ सकता था बोथ बॉल्स आर ब्लैक, तो ब्लैक की प्रॉपर्टी हमारी 5/9 है, 5/9 इंटू 5/9 तो 16/81। वो पूछ रहे प्रॉपर्टी ऑफ 2 ब्लैक बॉल्स और 1 रेड बॉल, तो 2 ब्लैक बॉल की प्रॉपर्टी 5/9 इंटू 5/9, एक रेड बॉल की प्रॉपर्टी 4/9, तीनों की मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है बच्चों। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला इसने, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक। देखो सिंबल्स में भी आप लिख सकते हो, फर्स्ट बॉल कैसी है, ब्लैक। ब्लैक को हमने क्या माना, ए इवेंट। ओके बच्चों। और सेकंड इज रेड, रेड बॉल को हमने बी माना। आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हो और सिंबल्स भी यूज कर सकते हो। तो इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है हमारी, 5/9 इंटू 4/9, तो 20/81 इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों। अब थर्ड पार्ट में, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। अब उसने बोला कि उनमें से 2 बॉल जो निकाली, उनमें से एक ब्लैक होगी और एक रेड होगी। अब मैं कहता हूं कि मेरे हाथ में 2 ये बॉल है, एक ब्लैक है एक रेड है। जब मैं एक बॉक्स में से बॉल निकालूंगा, तो उसने एग्जैक्टली ये थोड़ी बोला कि पहली बॉल ब्लैक होगी, उसने तो ये बोला कि दोनों में से एक ब्लैक होगी और एक रेड होगी। तो कौन सी बॉल पहले निकली ये हमें कंफर्म नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी 1 इज ब्लैक और अदर इज रेड, उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। ये डाउट वाला केस है, तो इसमें दोनों ऑप्शन लेके चलेंगे। ऐसा हो सकता है कि पहली बॉल ब्लैक निकली तो दूसरी रेड निकली, ऐसा भी तो हो सकता है कि पहली रेड निकली और दूसरी ब्लैक निकली। हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो अब ये केस बन गए। अब वैसे चेक करोगे तो दोनों पी ए इंटू पीबी, पी ए इंटू पीबी, तो 2 टाइम्स हो गया, 2 PA इंटू पीबी। इनकी वैल्यूज पुटअप कर दो, 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारी 5/9 आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 4/9 आई। इनकी मल्टीप्लाई करोगे 40/81 आएगा। ये इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों। 14 प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3 रेस्पेक्टिवली। मैं ए और बी को मान लिया एक प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए दे दी इंडिपेंडेंटली, एक को अलग बिठा दिया दूसरे को अलग बिठा दिया ताकि एक दूसरे से वो पूछ ना सके। इंडिपेंडेंटली वो कोशिश करते हैं उस प्रॉब्लम को सोल्व करने की। तो एक के द्वारा प्रॉब्लम सोल्व होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है, और यदि बी सोल्व करता है प्रॉब्लम को तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। इफ बोथ ट्राई टू सोल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली। ओके बच्चों। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सोल्व। पहले पार्ट में पूछा कि प्रॉब्लम सोल्व होगी। अभी प्रैक्टिकल के तौर पे मैं आपसे बताता हूं। मेरे सामने 2 स्टूडेंट्स हैं, ए एंड बी। मैंने उनका टेस्ट लिया, एक क्वेश्चन दे दिया मैंने। जब मैंने क्वेश्चन दिया तो उसके टाइम दिया मैंने, टाइम के बाद मैंने सीट कलेक्ट कर ली। ओके। अब मैंने चेक किया क्वेश्चन। अब उन्होंने पूछा मेरे से कि सर ये मेरा क्वेश्चन सही है या नहीं है। तो मैंने बोला कि प्रॉब्लम तो सोल्व होगी है, किसने करी ये मैंने नहीं बताया। तो अब अंदाजा लगाओ किसने प्रॉब्लम सोल्व करी। ऐसा हो सकता है कि ए ने करी, बी से नहीं हुई। ऐसा भी हो सकता है कि ए से नहीं हुई, बी से हो गई, प्रॉब्लम तो सोल्व होगी ना। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों से सोल्व होगी और प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम तो सोल्व होगी। तो इसमें ये डाउट है, तो ये हम सारे केस एक साथ लेके चलेंगे। इसका सॉल्यूशन P A solves the problem, P A के द्वारा सोल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सोल्व होगी। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लो PA 1/2। ओके बच्चों। इसी तरीके से PB लिख लो
पी बी मतलब बी सोल्व द प्रॉब्लम, उसकी प्रॉपर्टी है 1/3। अगर ए से प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी तो हम उसको नोट ए लिख के चलेंगे। नोट ए मतलब 1 माइनस ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी। ओके बच्चों, नोट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, 1 में से एस की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस 1/2, तो उसके प्रॉब्लम को सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी, नहीं करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। इसी तरीके से बी से प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी तो 1 माइनस पी बी, 1 माइनस 1/3, तो ये हमारा 2/3 आया। ठीक है बच्चों, अब पहले पार्ट में बोला प्रॉब्लम इज सोल्व, पी प्रॉब्लम इज सोल्व। ओके बच्चों, अभी देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया डाउट है। ऐसा हो सकता है कि प्रॉब्लम ए ने सोल्व कर दी बट बी से नहीं हुई, ऐसा भी तो हो सकता है। डाउट है तो डाउट में ऐड करके चलते हैं। ए से नहीं हुई, बी से हो गई, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, मतलब दोनों से सोल्व होगी। ओके बच्चों, पी ए बी डैश का मतलब है पी ए इंटू पी बी डैश प्लस पी ए डैश इंटू पी बी प्लस पी ए इंटू पी बी। ओके बच्चों, पी ए हमारा 1/2 है, पी बी डैश 2/3 है, प्लस पी ए डैश 1/2 है, पी बी हमारा 1/3 है। इसी तरह से पी ए 1/2 और पी बी 1/3। सोल्व करो, अपॉन में 6, अपॉन में 6, अपॉन में 6, साथ के साथ एलसीएम भी ले लो। ऊपर 2 आएगा प्लस 1 आएगा प्लस 1, तो 4/6। सोल्व करेंगे तो 2/3। तो प्रॉब्लम सोल्व होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/3 बनेगी। ठीक है बच्चों, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अभी सेकेंड पार्ट में इसने क्या बोला क्वेश्चन में हमें, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम। एग्जैक्टली वन ऑफ देम का मतलब ये ए और बी है, इन दोनों में से किसी एक ने करी तो कंफर्म कैसे करेंगे, ए से अगर हुई है तो बी से नहीं हुई, बी से हुई है तो ए से नहीं हुई, केवल दो ही केस बनेंगे क्योंकि इसने बोला एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम। ओके बच्चों, तो जो सेकंड आंसर है उसमें हमारा ये पोर्शन खत्म हो जाएगा। देखो, ए से हो गई प्रॉब्लम सोल्व, बी से नहीं हुई। अब यह बी से हो गई प्रॉब्लम सोल्व, ए से नहीं हुई, तो एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम बोला ना उसने। तो अब इसके कैलकुलेशन पी ए इंटू पी बी डैश प्लस पी ए डैश इंटू पी बी। ओके बच्चों, पी ए हमारा 1/2 है, पी बी हमारा 2/3 है, प्लस पी ए डैश 1/2 है, पी बी 1/3 है। फिर इनका एलसीएम 6 आया तो 2 + 1 3/6। सोल्व करेंगे तो 1/2 ये इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। One card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 cards. 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। In which the following cases are events. नीचे हमें 3 पार्ट दे रखे हैं, कुछ उनमें इवेंट्स है ई और एफ, तीनों में है, तो वे बताने हैं किस किस में ई और एफ इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है बच्चों, मतलब हमें 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकालने के लिए बोला गया। ठीक है, और हमें कुछ कंडीशंस इवेंट्स मेंशन किए हुए हैं, तो उसके भी आप पे हमें बताना है कि कौन कौन से इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है बच्चों, अभी जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले हमारे नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, एनएस बोलते हैं उसको, 52। ठीक है, ई सच दैट, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, द कार्ड ड्रॉन इज ए स्पेयर। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, कार्ड्स की जानकारी दी थी। हमारे स्पेयर कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल 13 कार्ड्स होते हैं, तो एन ई कितने बनेंगे हमारे, 13। द कार्ड ड्रॉन इज एन एस,
एस कितने होते हैं हमारे 4। ठीक, इंडिपेंडेंट के लिए हमें इंटरसेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, जब मैं इस पेड के कार्ड्स लिखूंगा ए एस 2 3 4 ऐसे ही लिखता जाऊंगा, तो यहाँ पे इस पेड का एक एस भी तो होगा, होगा या नहीं होगा? तो एन ई इंटरसेक्शन एफ जो होगा वो हमारा होगा 1। मैं लिख भी देता हूं एन एस ऑफ इस पेड़। ठीक है बच्चों, अब तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 13/52 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 4/52 1/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 1/52। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट के लिए हम पीई और पीएफ की मल्टीप्लाई करेंगे। पीई हमारा कितना है 1/4, इंटू में पीएफ हमारा 1/13, तो ये 1/52 बन गया। ये नंबर और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दोनों आपस में इक्वल आ गई। तो जब सिंगल इवेंट की प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लाई इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के इक्वल आ जाती है, तो वो केस कैसे बनते हैं? इंडिपेंडेंट। हैंस ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओके बच्चों, ये पहला पार्ट समझ में आ गया। इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में? दो इवेंट हमें जो गिवन है, द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। पहले केस में इसने कार्ड बोले ब्लैक, तो एक गड्डी में, ताश की गड्डी में, एक पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स में हमारे ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं? 26 होते हैं। ओके बच्चों, फिर आगे कहते हैं द कार्ड ड्रॉन इज ए किंग। पूरी गड्डी में हमारे पास किंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक, अब इंटरसेक्शन निकालो। एन ई इंटरसेक्शन एफ 2 आएगा। कौन से आएंगे? 2 किंग ऑफ ब्लैक कलर होंगे या नहीं होंगे? मतलब वो ब्लैक कलर में भी आएंगे और किंग में भी आएंगे। 2 किंग होंगे ब्लैक के। अब तीनों के नंबर हमें पता चल गए, तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारी बनेगी 26/52 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल 4/52 1/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल 2/52 1/26। ठीक है बच्चों, इंडिपेंडेंट के लिए सिंगल इवेंट की मल्टीप्लाई कर लो। पीई इंटू पी एफ 1/2 इंटू 1/13, तो 1/26। दोनों प्रोबेबिलिटी कैसी आ गई? आपस में इक्वल आ गई। तो ये भी कैसे बनेंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट्स बनेंगे। ठीक है बच्चों, सेकंड पार्ट समझ में आ गया। अब आता है हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें जो इवेंट गिवन है, ई इवेंट हमें बोला है द कार्ड ड्रॉन इज ए किंग और ए क्वीन। किंग और क्वीन, एनएस तो हमारे 52 ही होंगे। एन ई देखो 4 किंग होते हैं और 4 ही क्या होंगे? क्वीन होंगे। तो टोटल कितने कार्ड्स बन गए? 8। इसी तरीके से एन एफ, एफ में बोला द कार्ड ड्रॉन इज ए क्वीन और ए जैक। 4 क्वीन होंगी और 4 जैक गुलाम होंगे। तो टोटल कितने बन गए? 8। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट के लिए इंटरसेक्शन भी तो निकालना पड़ता है। देखो ये हमारे किंग थे, ये क्वीन और ये जैक। ये जो नंबर है ये वाले, ये दोनों केस में आए तो ये इंटरसेक्शन बनेंगे। मतलब एन ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो 4 बनेगा। क्या होंगी वो? 4 क्वीन होंगी इंटरसेक्शन में। तीनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारी 8/52, 4 से डिवाइड होगा 2/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ये भी सेम बनेगी 8/52 2/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 4/52 1/13। ठीक है बच्चों, इंडिपेंडेंट के लिए पीई और पीएफ की मल्टीप्लाई कर दो।
पीई हमारा 2/13 है और पीएफ भी 2/13 है, तो 4/169। अब देखो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी 1/13 थी और ये हमारी 4/169 आई, तो पीई सिंस पीई इंटू पीएफ इक्वल नहीं है पीई इंटरसेक्शन एफ के, तो देयरफॉर ई एंड एफ नॉट इंडिपेंडेंट। ओके बच्चों, तो ये समझ में आ गया क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, इन ए गर्ल्स हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर। एक हॉस्टल के, गर्ल्स हॉस्टल है, उनके स्टूडेंट्स में से हमें एक जानकारी मिली कि उनमें से 60% जो गर्ल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो हिंदी का अखबार पढ़ती हैं। ठीक है। 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, जबकि 40% जो गर्ल्स हैं वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ती हैं और 20% ऐसी हैं कि जो दोनों अखबार पढ़ती हैं, हिंदी वाला भी और इंग्लिश वाला भी। ठीक है। तो ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड रैंडम। अब जो अखबार पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट है, उनमें से हम एक स्टूडेंट को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, दैट एट रैंडम। तो हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स, मतलब जिस स्टूडेंट से हमने बात करी, सी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर, ना तो वो हिंदी का अखबार पढ़ती है और ना ही वो इंग्लिश का अखबार पढ़ती है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है बच्चों। इसका सॉल्यूशन में पहले इसको मेंशन कर दो सिंगल लेटर से। आप ए और बी मान सकते हो, एच और ई भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। जैसे एच सच दैट द गर्ल्स हु रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर। हमने एच उन लड़कियों का सेट मान लिया जो हिंदी का अखबार पढ़ती हैं। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से ई सच दैट द गर्ल्स हु रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच क्या बनेगी? कितनी गर्ल्स हिंदी का अखबार पढ़ती है? 60%। परसेंट हटाएंगे तो अपॉन में 100 आएगा, तो ये बन गया हमारा 0.6। इसी तरीके से इंग्लिश अखबार पढ़ने वाली कितनी गर्ल्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं? 40%। 40/100, तो ये 0.4 होगा। ओके। अब इसी तरीके से इंटरसेक्शन दिया हुआ क्वेश्चन में, हिंदी और इंग्लिश का अखबार पढ़ने वाली जो गर्ल्स हैं वो 20% है। 20/100 0.2। ओके। अब इसने फर्स्ट पार्ट में, ए पार्ट में हमसे क्या बोला क्वेश्चन में? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ना तो वो हिंदी का अखबार पढ़ती है और ना ही वो इंग्लिश का अखबार पढ़ती है। मैंने आपको कई बार बताया नाइदर नोर के लिए ये सिंबल्स यूज होगा। अब इसके बाद में इसका फार्मूला क्या बनेगा? 1 - पी एच यूनियन ई। ओके बच्चों। अब हमारे पास देखो एच यूनियन ई तो कहीं पे नहीं है, बट एच यूनियन ई का फार्मूला तो होता है हमारा 1 - पी एच प्लस पीई माइनस पी एच इंटरसेक्शन ई। ओके। अब इनकी वैल्यूज पुट अप कर दो। 1 - पी एच कितना है हमारा? 0.6 प्लस पीई कितना है हमारा? 0.4 माइनस पी एच इंटरसेक्शन ई कितना है हमारा? 0.2। आप इसे सोल्व करोगे तो 0.2 आएगा। या कहने का मतलब 20% गर्ल्स जो हैं वो ना तो हिंदी का अखबार पढ़ती है और ना ही इंग्लिश का अखबार पढ़ती है। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में सेकंड पार्ट, ये ऑप्शन ऐसे रहने दो, अब ये खाली ये चेंज करेंगे। सेकंड पार्ट में इसने बोला इफ सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। भाई ये क्वेश्चन तो हमारा कुछ पढ़ा सा है, हमने पहले ही पढ़ा।
ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसा क्वेश्चन लग रहा है। देखो कैसे, अभी यहां पे बोला एक इवेंट तो ये दे दिया कि रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, एक इवेंट हो गया, और रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। जब एक क्वेश्चन में दो इवेंट दिए होते हैं तो 90% चांस तो उसके किसके हो गए, कंडीशनल के। अब इसको 100% करने के लिए देखो इस इवेंट के साथ प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यदि ये केस हुआ हो, ये इवेंट हुआ हो, तो 100% श्योर हो गए ये कंडीशनल ही बनेगी। ठीक है, अब कंडीशनल में क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको मैंने ई माना और इसे एच माना। मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में बताया था, लास्ट वीडियो में, कि यहां पे जिस इवेंट के साथ प्रोबेबिलिटी लिखा होता है उसे ऊपर लिखते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डिवाइड बाई एच करेंगे। ठीक है, अब पी बाई एच का फार्मूला पी एच इंटरसेक्शन ई अपॉन पीई होगा। पी एच इंटरसेक्शन ई हमारा 0.2 आया और पीई हमारा कितना आया, 0.4 आया। आप इसको सोल्व करोगे तो ये 1/2 आ जाएगा और यही हमारा इसका आंसर होगा। ओके बच्चों, अगर इसे पॉइंट में लिखना है तो पॉइंट में भी लिख सकते हैं 0.5। अब इसी तरीके से थर्ड पार्ट पे आ जाओ। थर्ड पार्ट में देखो, इफ सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, इसमें भी दो केस दे दिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब इसके साथ प्रोबेबिलिटी गिवन है और इसके साथ इफ गिवन है, तो ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का केस बन गया। अब प्रोबेबिलिटी इसमें हिंदी के साथ लिखा हुआ है तो यहां पी एच बाई ई बनेगा और एच बाई ई का फार्मूला पी एच इंटरसेक्शन ई और अपॉन में, सॉरी बच्चों यहां पे एच था पहले पार्ट में तो यहां पे एच आएगा, ई बाई एच है ना, तो यहां पे एच आएगा। एच की प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी है 0.6, तो ये 1/3 आएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी यहां पे पीई आएगा तो ये बना 0.2 डिवाइड बाई 0.4, तो ये 1/2 आएगा। ये इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18। ठीक है बच्चों, 17 में ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, प्रत्येक डाई पे इवन प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी है व्हेन ए पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड। ठीक है बच्चों, अभी इसका सॉल्यूशन देखो, हमारे जो सैंपल स्पेस होंगे डाई के वो 1 2 3 4 5 6 होगा। ओके बच्चों, अभी उसने इवेंट को ई से रिप्रेजेंट कर लो। क्या बोला उसने, एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, इवन प्राइम नंबर ऑन ए डाई, ऑन ए डाई। ओके बच्चों, तो ई केस हमारा 2 बनेगा खाली। देखो इसमें से ये नंबर हमारा 2 ऐसा है कि ये इवन भी है और प्राइम भी है, तो केवल 2 नंबर हमारा आएगा। तो ये हमारा काउंटिंग में कितना नंबर बना, 1 नंबर बना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी हमारी ई की 1/6। ये तो केवल एक डाई का नंबर है, लेकिन उसने तो व्हेन ए पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड, जब 2 डाई रोल्ड करेगा तो ई बन गया ना, क्योंकि पहली डाई पे भी इवन प्राइम नंबर और दूसरी डाई पे भी इवन प्राइम नंबर। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, पीई इंटू पीई इजिकल टू 1/6 इंटू 1/6, तो 1/36। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, डी ऑप्शन होगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आगे समझ में। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें बोला 2 इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। हमने इंडिपेंडेंट की कंडीशंस पढ़ी हुई है। इफ, इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। देखो इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो दोनों अलग अलग होते हैं। इंडिपेंडेंट में हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी इजिकल टू पी ए इंटू पी बी होता है, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में हमारा पी ए
पी ए इंटरसेक्शन बी इजिकल टू 0 होता है। ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होगा, तो ए ऑप्शन हमारा नहीं है। अब इसके बाद में हमारा सेकंड ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन क्या है? पी ए डैश, मतलब नोट ए और नोट बी। मैंने आपको पहले बताया नोट की प्रॉपर्टी कैसे निकाल देते हैं, 1 माइनस पी ए, पी नोट ए की प्रॉपर्टी होगी, इनटू में क्या बना 1 माइनस पी बी, ये नोट बी की प्रॉपर्टी होगी, मतलब पी नोट ए और ये पी नोट बी। तो ये ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सेकंड होगा। ठीक है बच्चों, अभी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। ठीक है, एक्सरसाइज 13.2 आप सभी को समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को पूरा देखा करो, ठीक है, तभी पूरी एक्सरसाइज समझ में आएगी, वरना कोई समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन ऐसे। ठीक है, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाऊंगा। आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि हमें इस क्वेश्चन पे या इस टॉपिक पे प्रॉब्लम है, तो मैं उसको अच्छी तरह समझाने के लिए उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है बच्चा, ओके बाय।